मैथ का एक टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी जिसको समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत में मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको फादर ऑफ सेट थ्योरी। फादर ऑफ सेट थ्योरी जानते हैं? जॉर्ज कैंटर होते हैं। जॉर्ज कैंटर। सेट थ्योरी में सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि सेट थ्योरी में समुच्चय क्या है। समुच्चय क्या है? सेट थ्योरी में सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि समुच्चय क्या है। आइए देखते हैं समुच्चय। समुच्चय सेट सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट इज ए collection of well defined object. Set is a collection of well defined objects. सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या आपको पता है कि सुपरिभाषित क्या है? सुपरिभाषित क्या है? आइए देखते हैं कि सुपरिभाषित क्या हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल एक है, जैसे एग्जाम्पल देंगे आपको प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याओं को सुपरिभाषित किया जा सकता है कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और n तक जाती हैं उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। उसी तरह पूर्ण संख्याओं का संग्रह, पूर्ण संख्याओं का संग्रह। पूर्ण संख्याओं का संग्रह, मित्रों पूर्ण संख्याओं का संग्रह भी समुच्चय होगा। तीसरा एग्जाम्पल है खतरनाक
जानवरों का संग्रह। बतलाइए, खतरनाक जानवरों का संग्रह क्या समुच्चय है? तो खतरनाक जानवर होने का कोई पैमाना नहीं है। खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि किस जानवर को खतरनाक माना जाएगा? खतरनाक होने का कोई पैरामीटर नहीं है। चींटी भी खतरनाक है, हाथी भी खतरनाक नहीं है, समय समय की बात है। तो यहाँ पे खतरनाक जानवरों का संग्रह जो लाइन है ये सुपरिभाषित नहीं होगा, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा, ये लाइन समुच्चय होगा। प्राकृत संख्याओं का संग्रह भी क्या होगा? समुच्चय होगा। आपके विद्यालय के कक्षा 11 के विद्यार्थी ये भी सुपरिभाषित होगा कि आपकी कक्षा का 11 का विद्यार्थी फिक्स है कि कौन कौन विद्यार्थी आपकी कक्षा का है। तो बच्चों ये भी आपका ये सुपरिभाषित होगा, ये भी समुच्चय होगा। समुच्चय को देखेंगे। समुच्चय को ये मिडिल ब्रैकेट के द्वारा सूचित किया जाता है। समुच्चय को इस मिडिल ब्रैकेट के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे हम लिख देंगे कि ए बराबर 1 2 3। तो ये देखिए ये समुच्चय का एक रूप हो गया, और ये जो 1 2 3 देख रहे हैं इस समुच्चय के एलिमेंट हो गए। ठीक है, समुच्चय को मित्रों दो तरीके से निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसको भी मैं बताने वाला हूँ आपको। देखेंगे कि समुच्चय को दो तरीके से निरूपित किया जाता है। तो एक हेडिंग है समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण दो तरीके से किया जाता है। पहला है सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप, इसको इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म कहते हैं। एक और नाम है इसका टेबलर फॉर्म। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप।
समुच्चय निर्माण रूप को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। देख लीजिए मित्रों, समुच्चय को दो तरीके से निरूपित किया जाता है, सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय को दो तरीके से निरूपित किया जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि सारणीबद्ध रूप क्या होता है। ठीक है, देखेंगे सारणीबद्ध रूप क्या है। सारणीबद्ध रूप में रोस्टर फॉर्म में जो भी सेट के एलिमेंट होते हैं ना, वो मिडिल ब्रैकेट में, जैसे मिडिल ब्रैकेट लिखेंगे और इसमें कोई भी एलिमेंट होंगे उसको 1 बाई 1 करके हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी ये हो गया रोस्टर फॉर्म सारणीबद्ध रूप। बी बराबर लिख सकते हैं 2 3 4 5। सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, सारणीबद्ध रूप है। सारणीबद्ध रूप में समुच्चय के एलिमेंटों को जो है एक एक करके मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं। ये पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप जो है सेट बिल्डर फॉर्म जो होगा, इस फॉर्म में समुच्चय को स्टेटमेंट के द्वारा यानी कि गुणों के द्वारा लिखते हैं। जैसे अगर कोई सेट हो ऐसे एक 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका कौन सा रूप है, ये रोस्टर फॉर्म है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में लिख देना हो तो आप भली भांति देख रहे हो कि 1 2 3 डॉट डॉट जो है ये सारी प्राकृत संख्या हैं। तो देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, x सच दैट x लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याओं का संग्रह। उसी तरह कोई सेट अगर यहाँ b इज इक्वल टू दिया हो ऐसे 2 4 6 8 ऐसे दिया हो तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x सभी समप्राकृत संख्याएं, सभी समप्राकृत संख्याएं, सभी समप्राकृत संख्याएं। तो आप देख सकते हैं कि समुच्चय निर्माण में समुच्चय के जो भी सदस्य हैं उनको किसी स्टेटमेंट के द्वारा, उनको किसी गुण के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये समुच्चय का आप रिप्रेजेंटेशन जान गए होंगे। आइए समुच्चय के बारे में और आगे हम लोग जान रहे हैं कि समुच्चय के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ सेट क्या है। तो आइए देखते हैं। हेडिंग है समुच्चय के प्रकार। इसको हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। नंबर 1 में है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय
इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट। एक और होगा इसका नॉल सेट, इसको एक और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वॉइड सेट। रिक्त समुच्चय आप, मैं चूँकि सारे मैथमेटिक्स के सारे बातों को मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों ये सबसे जानने वाली बात ये होगी कि सारे बातों को मैं लिख नहीं सकता हूँ, मैं बहुत सारा बातों को बोलूँगा भी। आप समझिए कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और मैं सारे बातों को बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय में आप लिख सकते हैं कि रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं। ऐसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। द सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट्स, दैट सेट आर नोन एज इम्पिटी सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। रिक्त समुच्चय को बच्चों हम लोग फाई से सूचित किया जाता है, और फाई बराबर ये खाली हो जाएगा ऐसे, ये आपका हो जाता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट किया जाता है या खाली एलिमेंट से सूचित किया जाता है। जैसे इसको एक और भी मैं कह सकता हूँ कि x सच दैट x संख्याएं जो 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी। बताइए तो कोई ऐसी संख्या है जो 5 से छोटी होगी और 7 से बड़ी होगी? वे संख्याएं जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई ऐसा संख्या ही नहीं होता है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। देख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल क्लास का फील होगा बच्चों, क्लास के जैसा ही फील होगा कि लगेगा कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा हम लोग बुक का भी सहारा जो है लेंगे और उसको हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। जैसे एक पॉइंट है आपका परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय। जिस समुच्चय में अवयव की गिनती हो जाए, जिस समुच्चय में अवयव की गिनती हो जाए, परिमित समुच्चय है।
जिस समुच्चय में अवयव की गिनती न हो, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जिस समुच्चय में अवयव की गिनती अगर हो जाएगा उसको परिमित कहेंगे, और जिस समुच्चय में अवयव की गिनती न हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। आइए इसको सुसज्जित ढंगों से मैं बोल देता हूँ कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। A set having the definite elements is known as finite set। जिस समुच्चय में अवयवों की गिनती न हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। The set having element are not counted, that set are known as non-finite set। जिस समुच्चय में अवयव को बच्चों गिनेंगे वह परिमित होगा, जिसमें नहीं गिनेंगे वह अपरिमित होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एक सेट दिया हुआ है A बराबर 1 2 3, देख रहे हैं ना, क्या ये परिमित होगा? B बराबर मैं लिखता हूँ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। C बराबर मैं लिखता हूँ यहाँ प्राकृत सम संख्याएं। D बराबर मैं लिखता हूँ A B C डॉट 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 Z। इन पर विचार करेंगे तो हमको परिमित और अपरिमित समुच्चय समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आप देखेंगे कि ऐसे इसमें सदस्यों को काउंटेड कर सकते हैं, इस समुच्चय के अवयवों को हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग परिमित समुच्चय कहेंगे। इस समुच्चय में देखिए 1 2 3 डॉट 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 है, इसके अवयवों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। प्राकृत सम संख्याओं का मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसके अवयवों को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह क्या है, ये भी अपरिमित समुच्चय है। और A B C डॉट 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 Z, इसका मतलब है कि A से लेकर Z तक, A से लेकर Z तक, यानी कि 26 लेटर इसमें है, इसको भी काउंट हम लोग कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। तो परिमित और अपरिमित आप लोग समझ गए होंगे, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय हम लोग समझ गए होंगे। परिमित समुच्चय में अवयवों को हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, अपरिमित समुच्चय में अवयवों को हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। एक पॉइंट है, समान समुच्चय। समान समुच्चय इक्वल सेट। ऐसा समुच्चय, दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयव समान हों। दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं जब उनमें अवयव समान हो। समझ रहे हैं बात? दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयव समान हो। टू सेट आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ बोथ सेट हैविंग द सेम एलिमेंट्स। अगर दो सेट हो, दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो जाए तो उन सेटों को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चे कि A बराबर मान लिया जाए कि A B C है और B बराबर दिया है यहाँ C A B। देखिए ये दोनों जो है इक्वल सेट होंगे, A बराबर B हो जाएंगे क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। ठीक है, समझ गए हैं? समान समुच्चय
अगर होंगे तो उनमें अवयवों की संख्या क्या होगी, समान होगी। आगे देखते हैं, अगला एक पॉइंट है समान समुच्चय के बाद तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय इसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। दो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या समान हो। Two set are said to be equivalent set if they have same number of elements। कहता है कि दो सेट अगर हैं, समझिए एग्जाम्पल समझिएगा, बेटर समझ में आएगा। यहाँ दिया है 1 2 3, ठीक है, और b बराबर बच्चों यहाँ दिया हुआ है ABC, ठीक है। तो ये दोनों तुल्य समुच्चय हो जाएंगे। इसलिए तुल्य होंगे कि इसमें भी 3 एलिमेंट है, 3 गो, इसमें भी 3 गो एलिमेंट है। तो अगर 2 गो समुच्चय को तुल्य समुच्चय बनाना है तो उनमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कोई दिक्कत है, बोलिए। ये दोनों तुल्य समुच्चय हो गया। इसके बाद समुच्चय है, आइए देखते हैं, असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय। अगर दो समुच्चय हों, दोनों में कॉमन एलिमेंट ना हो तो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट होगा। या दो सेट हों, जैसे देखा जाए ए बराबर दिया है 1 2 3 और बी बराबर दिया है AB, तो बाबू ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, क्योंकि दोनों में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग इन दोनों सेट को क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें एक भी उभयनिष्ठ अवयव न हो। दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें एक भी उभयनिष्ठ अवयव न हो। Two sets are said to be disjoint set if they have no any common elements. That sets are known as disjoint set। ठीक है, समझे हैं। तो ये असंयुक्त समुच्चय हो गया। असंयुक्त समुच्चय के बाद आइए सेट का और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग जानेंगे। आइए बच्चों, सेट के बाद हम लोग देखते हैं उप समुच्चय के कॉन्सेप्ट। उप समुच्चय, उप समुच्चय, उप समुच्चय, उप समुच्चय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सब सेट। सब सेट, उप समुच्चय, सब सेट। उप समुच्चय पढ़ना है। जिस तरह आप लोग देखे होंगे, कि मुखिया के बाद उप मुखिया होता है, मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री होता है। उसी तरह समुच्चय के बाद उप समुच्चय भी होता है। और ये भी जानिएगा कि मुखिया का सारा पावर उप मुखिया में नहीं होता है, मुख्यमंत्री का सारा पावर उप मुख्यमंत्री में नहीं होता है। उसी तरह सेट का सारा कॉन्सेप्ट उप समुच्चय में नहीं होता है, कुछ कुछ पावर होता है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि यदि अगर कोई सेट है 1 2 3, अब बी बराबर कोई अगर सेट है 2 3, तो देखिए इस सेट के कुछ एलिमेंट बी में मिल रहे हैं ना। तो
इस सेट का सारा एलिमेंट ए में है और बी के सारे अवयव ए में मौजूद हैं। देखिए बी का एक अवयव 2 है, अब बी का एक अवयव 3 है जो दोनों ए में मौजूद है। तो जानते हैं बी को ए का उपसमुच्चय कहेंगे, बी को ए का उपसमुच्चय कहेंगे, यानी कि बी उपसमुच्चय है ए का। बोलिए ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बी उपसमुच्चय है ए का, इसको ऐसे लिखेंगे कि बी उपसमुच्चय है ए का। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को अगर समझे हो तो इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। क्या परिभाषा होगा? तो दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि बी के सभी अवयव ए में मौजूद हों। दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि बी के सभी अवयव ए में मौजूद हों, तो बी को ए का उपसमुच्चय कहते हैं। समझ रहे हैं? एक बार फिर से देखिए, दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि बी के सभी अवयव ए में मौजूद हों। कॉपी पेन ले के बैठना है, जो मैं बोल रहा हूँ परिभाषा उसको लिखना है, अपने से नोट्स बनाना है बच्चों, आप बेहतर कर जाइएगा। कहता है कि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि बी के सभी अवयव ए में मौजूद हों, तो बी को ए का उपसमुच्चय कहते हैं। बी को ए का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे देखिए, ये उपसमुच्चय का सिंबल है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये उपसमुच्चय का सिंबल है, उपसमुच्चय का सिंबल है। ध्यान से देखेंगे। आइए थोड़ा और भी उपसमुच्चय के बारे में हम लोग देखते हैं कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों, यदि समुच्चय में n अवयव हों, तो कुल उपसमुच्चय की संख्या बराबर क्या होती है? 2 के पावर n होती है। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि अगर 1, 2, 3 अगर कोई सेट हो तो इससे उपसमुच्चय कितने बनेंगे? माने 1, 2, 3 एलिमेंट है तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे? तो देखिएगा, उपसमुच्चय अगर इसको देखना हो तो उपसमुच्चय जो हो जाएगा इसका, उपसमुच्चय इज इक्वल टू 2 के पावर 1, 2, 3 एलिमेंट है तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा बाबू? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी समुच्चय में यदि अवयवों की संख्या n हो तो बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होती है। और इसी के आधार पर यहाँ हमने बना दिया कि उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 के पावर 3 हो जाएगा, 8 होगा। आइए और भी एक बात बतलाता हूँ समुच्चय के संबंधित। फाई जो होगा, फाई का मतलब ये होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। जैसे कि अगर मैं बता दूं कि अगर a बराबर अगर कोई सेट 1, 2, 3 दिया है तो कितने उपसमुच्चय बाबू थे इसमें? 8 है। देखिए 8 को कैसे हम लोग बनाते हैं। 8 को देखिएगा,
एगो तो हो गया फाई। अगर किसी समुच्चय से उप समुच्चय बनाना हो तो देखिए एगो तो फाई हो गया। अब इसमें से एक को लेके बनाएंगे, देखिए 2 3। अब दो को लेके बनाएंगे, देखिएगा 1 2 1 3 2 3। अब तीनों को ले लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया उप समुच्चय। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अगर फाई कोई अगर रिक्त समुच्चय हो, अगर सॉरी ए इज इक्वल टू 1 2 3 कोई सेट हो तो इससे बनने वाले टोटल उप समुच्चय हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये उप समुच्चय का कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए, उप समुच्चय के बाद कुछ कॉन्सेप्ट है इंटरवल के बारे में, सेट का इंटरवल। तो बच्चों ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में यहीं तक होगा। मैं नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलूँगा, वीडियो पार्ट 2 में। तो यहाँ मैं बतलाऊँगा कि इंटरवल क्या है। अगले वीडियो में इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।